नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित ईएसआई अस्पताल में आज ईएसआई स्थायी समिति के सदस्य श्री एसपी तिवारी, रीजनल डायरेक्टर श्री एमके शाही आदि अधिकारियों की एक टीम ने रेणुकूट ईएसआई का दौरा किया। पूरे ईएसआई अस्पताल रेणुकूट का भ्रमण करने के पश्चात श्री एसपी तिवारी को भी यहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी महसूस हुई, जिसके कारण यहां के ईएसआई कार्ड धारकों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठेका मजदूर यूनियन के नौशाद मियां ने आए अधिकारियों को मजदूरों की चिकित्सा से संबंधित दिक्कतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और सारी समस्या से अवगत कराया, जिनको श्री तिवारी ने बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत ही संतोषजनक तरीके से जवाब देते हुए कहा कि मेरे इस दौरे के पश्चात आपको सुधार दिखना शुरू हो जाएगा और जल्द ही निगम द्वारा इस ईएसआई को अपने हाथों में लेकर 60 से 100 बेड का अच्छा अस्पताल, सब ठीक रहा तो जल्द ही चालू हो जाएगा। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि ईएसआई के वाराणसी यूनिट को कल यानी 31 अक्टूबर को वहां दौरे के दौरान निर्देशित करूंगा कि जो भी मरीज रेणुकूट ईएसआई से रेफर होकर वहां पहुंचे उनका अच्छे उपचार के लिए अगर अपने यहाँ संभव न हो तो तुरंत वाराणसी में ईएसआई से टाई अप अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज कराया जाए। उनके द्वारा अगले वर्ष फिर से यहाँ के निरीक्षण की बात कही गई ताकि क्या हुआ और क्या और होना है उसका आकलन किया जा सके। आइए सुनते हैं श्री एसपी तिवारी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों पर क्या बताया। वाराणसी में हमारा मॉडल हॉस्पिटल है, कोविड पीरियड में उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था और वहाँ बहुत सारे लोगों का इलाज। इसके अलावा मजदूर कामगारों को दो बड़े समस्याओं से निपटने के हमने उपाय किए। एक तो ये था कि बहुत लोगों के रोजगार जो चले गए थे उसके लिए हम लोगों ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लागू की, जिसमें जिनका रोजगार गया था उनको हम 1 महीने की 50% तनख्वाह देने का हमने ऐलान किया अगर उनका 1 साल का कंट्रीब्यूशन पिछले 2 साल में है तो। इसके अलावा एक ऐतिहासिक कदम हमने निगम में लिया है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि कोविड में हमारा अगर कोई भी बीमा किया हुआ व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हम लोगों ने पूरे जीवन पेंशन देने का ऐलान किया है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये पहली हमारी सामाजिक सुरक्षा की एजेंसी है जिसमें हमने इसको लागू किया। और यहाँ जो हमारा अस्पताल है जो अभी नाम मात्र का चल रहा है उसको एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकें, इस पर हमने काफ़ी विचार विमर्श किया। हमारे अधिकारियों से भी हमने बातचीत की है। हम इसको अभी राज्य सरकार चला रही है। हम अपना प्रतिवेदन भेजेंगे, उसमें हम इसको रिकमेंड करेंगे कि इसको हमारा बीमा निगम, जैसे बनारस का हॉस्पिटल हमने राज्य सरकार से ले लिया है और हम चला रहे हैं। आप लोग जो भी बनारस गए होंगे आपको लगा होगा कि एक बहुत ही आलीशान फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल चल रहा है। रेणुकूट को हम इस मामले में ये मान लीजिए कि हम सरकार को यही लिखने जा रहे हैं कि ये अस्पताल राज्य सरकार से केंद्र सरकार ले ले और केंद्र सरकार इस अस्पताल को 50 बेड या 100 बेड का जो भी हो मानक के आधार पर जो भी आता है उसके हिसाब से इस अस्पताल को अच्छे से चलाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है, हमारे संज्ञान में लाया गया है कि यहाँ से जो सेकेंडरी केयर है, क्योंकि राज्य सरकार की कोई सेकेंडरी केयर का टाई अप हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमारे लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। मैं इस संदर्भ में राज्य के जो हमारे डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि आप तुरंत सेकेंडरी केयर की व्यवस्था करें। और कल मैं वाराणसी के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं हमारे मॉडल हॉस्पिटल के, उनको मैं निर्देश दे के जाऊँगा कि यहाँ से जितने भी पेशेंट रेफर होकर टर्सरी केयर सुपर स्पेशलिटी के लिए जाएंगे उनको अपने अस्पताल में भर्ती करें और जिसकी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है उनको बनारस के टाई अप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका
बिना किसी पैसे के कैशलेस बेनिफिट, जिसको बोलते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट कराने की व्यवस्था है। आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस विजिट के बाद निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार ने सहयोग किया तो ये अस्पताल हम निगम में डायरेक्ट ले लेंगे। राज्य सरकार को कहेंगे आप निगम में दे दीजिए, और निगम अगर ये अस्पताल चलाएगा तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो शिकायतें रखी हैं या आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर 100% हम खड़े होंगे। हॉस्पिटल है, जहाँ पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हॉस्पिटल है, जहाँ के जो ठेका मजदूर है काम करते हैं सर, उनके बराबर सरकार को 1.75% उनके कट के जाते हैं। तो ये जाते हैं। अब सर ये जाने के बाद आज तक कोविड जैसे महामारी में भी ये अस्पताल बंद है, नहीं चले सर। और अस्पताल की दुर्व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि इमरजेंसी में अगर रात को लेकर के आइए तो ना तो यहाँ चिकित्सक हैं, ना ही नर्स हैं। आपने अभी बताया भी, आपके स्टाफ आपको बताया भी सर, पर यहाँ पे कोई भी आप कर्मचारियों से जब पूछेंगे कोई इलाज कराने नहीं आता, आना नहीं चाहता है, डर के मारे कि होना नहीं है, परेशानी होनी है। डॉक्टरों की कमी की वजह कई बार कई ऑडिटर आए, मिला गया, उनसे कहा गया, लेकिन सर अभी तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं सर आप आए हैं आपसे एक आस जगी हुई है कि क्या आगे ये कब तक ये हो पाएगा। मतलब सर यहाँ पे मजदूर है, उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए ना जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल, 60 बेड का सर हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट नहीं होता है। अभी आज 2 पेशेंट एडमिट हुए हैं, शाम को छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों? और मरीजों का इलाज तो दूर की बात है ना, डॉक्टर्स के कॉलोनी जाकर के आपको घूमेंगे सर, अभी देखेंगे, कर्मचारियों की देखेगी होंगी आवाज़ में, स्थिति ये होगी कि वो गिर जाए। तो ऐसा क्यों है सर? क्या सरकार बजट नहीं देती है या इनके कट के पैसे नहीं आते हैं? मजदूरों के सर पैसे जो आपके विभाग को जाते हैं वो बराबर राइट टाइम पे आते हैं सर, तो इनका राइट टाइम क्यों नहीं इलाज होता? इनको व्यवस्था क्यों नहीं? एक्सरे की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे ना ही तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना ही तो यहाँ लैब में डेंगू की, मलेरिया की किसी तरह की जांच की व्यवस्था तो नहीं हुआ। तो सर ऐसा क्यों? और ये कब तक ऐसा चलता है? तो ये सारी समस्या है सर। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इन समस्याओं पे आप सरकार से बात करके, विभाग से बात करके सर इसका निदान कराएं, और उम्मीद करूँगा सर कि बहुत जल्द से जल्द तो उसमें हमें ये कहना है कि ऑलरेडी वर्क अलॉटमेंट हो चुका है, काम चल रहा है, यहाँ स्टाफ क्वार्टर्स का काम, रास्ते का काम, ये सब अभी मैं वही उसी चर्चा करने में इतना विलम्ब हुआ। तो ये सारा काम अलॉटमेंट है, कंट्रैक्टर हमारा काम कर रहा है ऑलरेडी। अभी पहले छत का काम हो रहा है, उसके बाद छत के बाद इंटरनल काम होगा, टॉयलेट वगैरह का काम होगा। अस्पताल को प्रायोरिटी दी जा रही है कि अस्पताल में जो काम है उसको फर्स्ट फेज में कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद वहाँ का क्वार्टर डिमोलिश करके वहाँ क्वार्टर बनेंगे, उसके बाद ये रोड बनेगा और बाउंड्री बनेगी। इसको टिप टॉप किया जा रहा है। उसके लिए जो फंड्स उपलब्ध कराने हैं वो हमने अपने निगम की तरफ से उनको उपलब्ध करा दिया है। उनका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, उसका कंट्रैक्ट CPWD को दिया गया। CPWD ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना काम दिया, तो ये चल रहा है। ये तो जो आपने प्रश्न उठाया उसका ये रहा। सवाल ये है कि जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, हमारा ब्रांच ऑफिस भी यही है, तो ESI के माध्यम से आप जानते ही हैं कि एक तो स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में हम उनका इलाज तो करते ही हैं, इसके अलावा 7-8 और बेनिफिट हम देते हैं। तो वो जो 7-8 और बेनिफिट हम देते हैं, जिसमें कैश बेनिफिट भी है, एक्सीडेंट बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, फ्यूनरल बेनिफिट है, पेंशन है इत्यादि है। और नया जो हमने कोविड-19 पेंशन स्कीम जारी किया, ये हमारा ब्रांच ऑफिस आपका देख रहा है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि हमारे ब्रांच ऑफिस से आपको कोई शिकायत होगी। वहाँ आप जाएंगे तो आपको ये सारी सुविधाएँ जिसको लाभार्थी को आवश्यक होगी वो मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और हमारा रिकमेंडेशन जाएगा। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 साल के अंदर यहाँ तक आएगा। आपका यहाँ SI रेणुकूट में आगमन का मकसद क्या था? देखिए, यहाँ सोनभद्र का ये जो इलाका है
यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं और लाभार्थियों की संख्या भी खासी अच्छी है, लेकिन हमें सूचना ये मिली थी कि यहाँ अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मैं आज यहाँ आया, अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया, हमने अधिकारियों से मीटिंग की, विचार विमर्श किया, उनकी जो परेशानियाँ थी उसको जानने की कोशिश की और उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर हमने विस्तारित चर्चा की है। और हमारे मजदूर वर्ग के भी कुछ प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनसे भी हमने चर्चा की है। ये जो तमाम परिस्थितियां हैं उससे हमें लग रहा है कि स्टाफ के कमी के चलते और अस्पताल में कुछ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, उसको ठीक नहीं होने के चलते यहाँ इलाज की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। और हम इस बार प्रस्तावित करेंगे निगम को कि निगम इस अस्पताल को राज्य सरकार से अनुरोध करके अपने पास ले ले और इसको 50 या 100 बेड का मानक के आधार पर इसको निगम खुद चलाए। और निगम अगर खुद चलाएगा तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं और उन औद्योगिक क्षेत्रों में खास करके अनपारा, रॉबर्ट्सगंज, आपका डाला, सीमेंट, चुनार, ये जहाँ भी है, ये तमाम क्षेत्रों के जो हमारे कामगार हैं वो इसका लाभ पाएंगे और उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि यहाँ सेकेंडरी केयर की व्यवस्था नहीं है, कोई अस्पताल के साथ टाई अप भी राज्य सरकार ने नहीं कर रखा है। तो उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार इमीडिएट सेकेंडरी केयर के लिए किसी न किसी अस्पताल के साथ यहाँ टाई अप करे। तीसरा है कि कुछ टर्सरी केयर के लिए या सुपर स्पेशलिटी जिसके लिए हम कह रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए मैं निर्देश करूँगा कल ही कि यहाँ से जो भी पेशेंट जाएगा बनारस मॉडल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा। और जो ट्रीटमेंट हमारे बनारस मॉडल हॉस्पिटल में नहीं होगा वो हमारे जो टाई अप प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बनारस में 3-4 बड़े अच्छे टाई अप हॉस्पिटल हैं, उनमें उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। कम से कम प्रारंभिक तौर पर जो एक गैप है उस गैप को जितना ज़्यादा हो सके हम कम कर सकें, हम उनको सेवाएं दे सकें और उसके सेकेंड फेज में हम अपनी सुविधाओं को, अपने अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लें कि हम यहाँ लोगों का इलाज कर सकें। सर, आपने बताया बनारस में कुछ टाई अप हॉस्पिटल हैं, क्या उनके नाम बता सकते हैं सर आप? गंगा सेवा सदन, एपेक्स हॉस्पिटल है, शुभम है, हाँ शुभम है, ऐसे 4-5 बड़े बड़े अस्पताल हैं। और हमारा खुद का जो मॉडल हॉस्पिटल है वो तो 250 बेड का है ही, तो वो वहाँ तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पर है, पानीपुर में है, तो वहाँ आराम से उनका इलाज हो सकता है। सर, ये जो आप निगम के टेक ओवर की बात कर रहे हैं, ये इस प्रोसीजर कितने दिन में पूरा होगा? ये देखिए जनरली क्या होता है कि हम एक रिकमेंडेशन करेंगे, वो रिकमेंडेशन एग्जामिन होगा, एग्जामिन होने के बाद फिर निगम की बैठक में आएगा, वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद वो उसके बीच में वो स्टेट को पूछेंगे, स्टेट से एनओसी मिलेगी तभी टेक ओवर होगा। और स्टेट से एनओसी मिले इस संदर्भ में हमने प्रमुख श्रम सचिव अपूर्व सुरेश चंद्रा जी से पिछले महीने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप अगर आपका रिकमेंडेशन आएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसको सेंटर को दे देंगे। मैं बात करके आया तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, आप लेके अच्छे से चलाइए, क्योंकि हमारे लिए इस तरह से अस्पताल चलाना बड़ा मुश्किल है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा इमरजेंसी इसकी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। इसके लिए आदमी हिंडाल हॉस्पिटल जाता है, तमाम खर्चे लगते हैं, रेफर किया जाता है, तो उससे बचने के लिए श्रमिकों को क्या करें? देखिए इसके बचने के लिए भी तात्कालिक उपाय यही है कि हम राज्य सरकार का जो निदेशालय है उससे हम कहेंगे कि भाई आप अपने यहाँ डॉक्टरों का अरेंजमेंट कर दीजिए और उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करिए और ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कम से कम उनका जो प्रारंभिक चिकित्सा है, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, वो हमारे सारे लोगों को उपलब्ध हो जाए। इसका रिकमेंडेशन हम करेंगे। कल हमारे जो वाराणसी के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और यहाँ की समस्याओं को कैसे उनके साथ टाई अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और उस काम को भी मैं करूँगा। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि मैं
TUCC जो कि एक श्रमिक संगठन है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त केंद्रीय महासंघ है, उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। तो कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चूँकि 125वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है, उसके ऊपर एक विचार गोष्ठी भी है कल वाराणसी में लमही में, तो मैं उसमें भी योगदान करूँगा। उसमें कई अच्छे बड़े मतलब विशिष्ट लेखक और वैचारिक लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी मैं भाग ले करूँगा। ये मेरे यहाँ आने का 2 मकसद।